हजारों साल पहले इंसान अब सिर्फ शिकारी नहीं रहा, वह नदियों के किनारे बसने लगा और इन्हीं नदियों टिग्रिस और यूफ्रेटिस के बीच जन्मी दुनिया की पहली सभ्यता मेसोपोटामिया। यहीं से शुरू हुई खेती, नहरें और मिट्टी की ईंटों से खड़े हुए पहले शहर। लेकिन सवाल यह है कि यहाँ लोग किस तरह रहते थे? क्या वाकई यहाँ भी समाज वर्गों में बंटा था, कुछ वैसा ही जैसे भारत में बाद में जाति व्यवस्था दिखाई देती थी? और सबसे अहम सवाल किया, यहाँ के लोग भी भगवान, देवी देवताओं में विश्वास करते थे? तो चलिए इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको ले चलते हैं 5000 साल पीछे, मेसोपोटामिया की धरती पर, जहाँ से शुरू हुई इंसान की पहली सभ्यता। और अगर आप ऐसी रोचक और रिसर्च की हुई डॉक्यूमेंट्री पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने में हमें घंटों मेहनत और रिसर्च करनी पड़ती है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में शिकार करता था, गुफाओं में रहता था और उसके जीवन का एकमात्र मकसद था जीवित रहना, धीरे धीरे उसने पत्थर से औजार बनाना सीखा, आग को काबू किया और जानवरों का शिकार करने लगा। लेकिन इंसान के मन में एक सवाल हमेशा गूंजता रहा, क्या जीवन सिर्फ शिकार और भटकने का नाम है या कुछ और भी है? यही सवाल उसे उसकी सबसे बड़ी यात्रा पर ले गया। अफ्रीका से निकलकर इंसान दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला। कुछ समूह गंगा सिंधु की उपजाऊ घाटी में पहुंचे, जहां आगे चलकर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी अर्बन सिविलाइजेशन उभरी। सिविलाइजेशन ने, जिसे हम आज जानते हैं मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, इसे ही कहा जाता है क्रेडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, जो दुनिया के पहली रूरल सिविलाइजेशन कहा जाता है। और आज हम इसी सभ्यता की गहराई में उतरने वाले हैं। डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्रीज का वीडियो देखने से मन को बहुत शांति मिलती है। मैंने इस चैनल को ज्वाइन कर लिया है, आप भी ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों, आप अभी तक मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो अवश्य कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां और भी मजेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियो अपलोड करता हूं, वह भी आपके डिमांड पर। अगर आप 5000 साल पहले की दुनिया के सभी पहली ह्यूमन सिविलाइजेशन पर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें फर्स्ट सिविलाइजेशन। आज अगर आप इस सभ्यता की जगह देखें तो यह फैली थी इराक के बीचों बीच। इसके हिस्से सीरिया और कुवैत तक जाते थे और उत्तर में तुर्की की धरती को छूते थे। यानी यही है वेस्ट एशिया की उपजाऊ भूमि, जिसे आगे चलकर कहा गया फर्टाइल क्रेसेंट। एक ओर बहती है टिग्रिस, दूसरी ओर यूफ्रेटिस नदी, और इनके बीच फैला वह मैदान जहां पहली बार इंसानों ने खेती और शहर बसाए। समय बीतता गया, खेतों के आसपास छोटे छोटे गांव बने और फिर इंसान ने एक नया सपना देखा। गांव से बड़ा एक ऐसा शहर जहां हजारों लोग साथ रह सकें। यही सपना हकीकत बना उरुक में, जो आज के इराक के मुथन्ना प्रांत में फरात नदी के पास है। आज से लगभग 5000 साल पहले उरुक दुनिया का पहला संगठित मेगा सिटी बना। यहाँ ऊंचे ऊंचे मंदिर, जिसे जिग्गुराट कहा जाता है, जिसके चौड़ी गलियां और विशाल दीवारें थीं। दिन में बाजारों की चहल पहल, व्यापारी अपने सामान के साथ, किसान अपनी फसल बेचते हुए, और रात में मंदिर की घंटियां, देवताओं की पूजा और गाने बजाने की गूंज। उरुक की गलियों में आप उस दौर की हलचल महसूस कर सकते हैं। यह सचमुच मानव इतिहास का पहला शहरी जीवनों में एक था। उरुक शहर के बाद जन्म लिया उर ने, मेसोपोटामिया का एक और बड़ा शहर। यहाँ ऊंचे ऊंचे महल थे, जिग्गुराट की सीढ़ियां थीं और गलियों में हमेशा व्यापार की गूंज रहती थी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी समय भारत में हमारे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा भी बस रहे थे। जहां मिट्टी की ईंटों से घर और नालियां बनी, वहीं मोहनजोदड़ो में भी पक्की ईंटों के घर, जल निकासी व्यवस्था और बड़े बड़े बाजार थे। दोनों सभ्यताएं हजारों किलोमीटर दूर थीं, लेकिन दोनों ने लगभग एक ही समय पर शहर बनाने की कला खोज ली। यानी अब इंसान सिर्फ गांव का वासी नहीं रहा, बल्कि एक असली सिविलाइजेशन का निर्माता बन चुका था। और दोस्तों, हम जिस महान मेसोपोटामियन सभ्यता की शहरों के बारे में बता रहे हैं, उस मेसोपोटामिया सभ्यता की खोज कैसे हुई, कैसे हजारों सालों तक रेत के नीचे दबी ये दुनिया अचानक बाहर आई। साल था 1849। इराक की तपती हुई जमीन पर एक ब्रिटिश खोजी ऑनस्टेन हेनरी लेयार्ड अपने मजदूरों के साथ खुदाई कर रहा था। दिन सामान्य था, बस रेत और पत्थर के बीच हलचल। लेकिन कुछ देर बाद मजदूरों की कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई, रेत हटाई गई और वहां से निकला एक विशाल पत्थर का बैल, जिसके सिर पर पंख बने थे। सबकी सांसें थम गई। यह खोज हुई थी निम्रुड के स्थल पर। खोजी ऑनस्टेन हेनरी लेयार्ड और उनकी टीम ने यहां से निकाली विशालकाय मूर्तियां, जिन्हें कहा जाता है लामस्सू असीरियन कला के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक हैं।
इनका शरीर बैल या शेर का होता है, सिर इंसानी होता है, दाढ़ी और मुकुट के साथ, और पीछे फैले होते हैं बड़े बड़े पंख। लोगों ने जब इन्हें देखा तो सवाल उठे, क्या यह किसी मंदिर का हिस्सा था या फिर किसी भूली बिसरी सभ्यता का सबूत फिर आया। 1850 का दशक, अंग्रेज आर्कियोलॉजिस्ट हेनरी रॉलिंसन ने ईरान में एक रहस्यमयी दीवार देखी, बेहिस्टन इंस्क्रिप्शन। यह चट्टानों पर बना एक विशाल शिलालेख था जिसमें 3 लैंग्वेजेस, पुरानी फारसी, बेबीलोनियन और एलामाइट में एक ही बात लिखी थी। रॉलिंसन ने सालों की मेहनत से इसे पढ़ना सीखा और यही था पहला राज खोलने वाला दरवाजा, क्योंकि इस शिलालेख ने क्यूनिफॉर्म को समझने की चाबी दे दी। जैसे ही विद्वानों ने इन तख्तियों को पढ़ा तो सामने आया मेसोपोटामिया सभ्यता की लॉ, बिजनेस, एस्ट्रोनॉमी और देवताओं की कहानियों का खजाना। और इन्हीं में मिली इंसान की सबसे पुरानी महागाथा, गिलगमेश एपिक। यहीं से दुनिया को पहली बार एहसास हुआ कि हजारों साल पहले इन नदियों के किनारे बसी थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मानवता की पहली सभ्यता। लेकिन आखिर ये सभ्यता अचानक खो क्यों गई? इसके लोग कैसे रहते थे और क्या वास्तव में भारत की हड़प्पा सभ्यता का रिश्ता भी मेसोपोटामिया से था? मेसोपोटामिया सभ्यता में 3 साम्राज्य आया जो इस पर हजारों वर्षों तक राज किया। सबसे पहले समीरियंस राज किया, जो आज से लगभग 3000 ईसा पूर्व के समय काल माना जाता है। यहाँ के राजा मंदिरों से जुड़े रहते और देवताओं की शक्ति से शासन करते। इसके बाद अकडियंस का शासन था, जो हिस्टोरियन के अनुसार 2300 ईसा पूर्व के समय काल में राज किया। यहाँ का महान शासक था सारगोन ऑफ अकड, जिसने पहली बार छोटे छोटे नगरों को जोड़कर एक बड़ा साम्राज्य बनाया। उसके तख्ती पर खुदे शिलालेख आज भी उसके युद्ध और जीत की गवाही देते हैं। अंत में इस सभ्यता पर बेबीलोनियंस का शासन आया, जो इस सभ्यता को अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचाया। इस राजवंश के सबसे महान शासक हम्मुराबी था, जिसका शासनकाल हिस्टोरियन के अनुसार 1792 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। वो शासक था जिसने करीब 4000 साल पहले दुनिया का पहला लिखित कानून बनाया। इसे कहा जाता है हम्मुराबी कोड। सोचिए, उस दौर में भी 282 नियम बनाए गए थे। एग्रीकल्चर से लेकर ट्रेड, मैरिज से लेकर चोरी और हत्या तक, सबके लिए अलग अलग कानून। उसका सबसे मशहूर नियम था, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। यानी अगर किसी ने तुम्हारा नुकसान किया तो उसे भी बिल्कुल वही सजा मिलेगी। लेकिन हम्मुराबी की सबसे खास बात यह थी कि वो कहता था, कानून मेरे आदेश से भी ऊपर है, यानी राजा भी कानून से बंधा हुआ। सोचिए, 4000 साल पहले ही रूल ऑफ लॉ की शुरुआत हो चुकी थी। हम्मुराबी ने सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि सिंचाई की नहरें बनवाई और किसानों की मदद की। यानी वो एक तरफ सख्त न्यायप्रिय किंग था तो दूसरी तरफ अपने लोगों का ख्याल रखने वाला भी। और सबसे रोचक बात, उसका कानून आज भी हमारे सामने है, पत्थर की बड़ी तख्ती पर खुदा हुआ, जो आज पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखी है। दोस्तों, जहां आज हम खेती करते हैं ट्रैक्टर, मशीनों और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, खेतों में गेहूं, जौ और धान की लहरें दिखाई देती हैं। लेकिन दोस्तों, सोचिए जरा, 5000 साल पहले जब न ट्रैक्टर थे न बिजली की मशीनें, तो उस समय लोग क्या उगाते थे और कैसे खेती करते थे? उसका जवाब हमें मिलता है मेसोपोटामिया की धरती से। मेसोपोटामिया की असली ताकत उसके राजाओं या युद्धों में नहीं, बल्कि उसकी उपजाऊ मिट्टी में छुपी थी। हर साल टिग्रिस और यूफ्रेटिस की बाढ़ खेतों में नई उपजाऊ परत छोड़ जाती। लोगों ने नहरें और बांध बनाकर पानी को खेतों तक पहुंचाया। यही था मानव इतिहास का पहला इरिगेशन सिस्टम। इन खेतों में 3 चीजें जीवन का आधार बनी, जौ, गेहूं और खजूर। जौ और गेहूं से रोटियां, दलिया और बियर बनाई जाती। निपुर से मिली तख्तियों में पूरे गांव में त्योहार मनाए जाते। नाच गाना, बियर के घड़े और खजूर से बनी मिठाई, यहाँ तक कि राजा भी इन उत्सवों में शामिल होता। बच्चे खेतों में खेलते, महिलाएं बीज साफ करती और बुजुर्ग देवताओं की कहानियां सुनाते। भारत से गहरा रिश्ता भी यहीं दिखता है। जैसे आज हम पोंगल, मकर संक्रांति, बैसाखी जैसे फसल उत्सव मनाते हैं, वैसे ही 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में भी किसान देवताओं को धन्यवाद देते थे। दोस्तों, मेसोपोटामिया के किसानों के लिए खेतों की हरियाली ही सब कुछ नहीं थी। उनकी जिंदगी का एक और सहारा था पशुपालन। गाय और बैल खेत जोतने के काम आते। भेड़ और बकरियां सिर्फ दूध ही नहीं बल्कि ऊन और मांस भी देती। सुअर और मुर्गियां रोजमर्रा के खाने का हिस्सा थी। और सबसे खास ऊंट और गधे, ये सिर्फ जानवर नहीं थे,
बल्कि लंबी दूरी तक सामान ढोने वाले प्राचीन ट्रक थे। यानी खेती और ट्रेड दोनों का आधार बने यही पशु। अब जरा सोचिए, जब किसान खेतों में हल चला रहे थे, उसी समय टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियां उन्हें एक और खजाना दे रही थी, मछलियां। इन नदियों के गहरे पानी से मछलियां पकड़ी जाती, उन्हें धूप में सुखाकर या नमक लगाकर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता। इतना ही नहीं, कई बार ये ट्रेड का भी हिस्सा बनती। यही तस्वीर हमें यह समझाती है कि मेसोपोटामिया के लोग नदी और पशुओं दोनों पर बराबर निर्भर थे। खेती, भोजन और व्यापार, इन तीनों का सहारा इन्हीं से था। और हाँ, इसी समय दूसरी सभ्यताओं में भी, जैसे भारत की सिंधु घाटी में, बैलगाड़ी के खिलौने और मछली पकड़ने के औजार मिले हैं। दोस्तों, आज हम आसानी से मोबाइल से सामान मंगवा लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग, यूपीआई, कार्ड, सब कुछ हमारी उंगलियों पर है। लेकिन जरा सोचिए, 5000 साल पहले, यानी मेसोपोटामिया के लोग, जब न मनी था, न शिप, न पासपोर्ट, लोग व्यापार कैसे करते थे? यहाँ के व्यापारी सबसे अलग पहचान रखते थे। उनके पास होते थे अनोखे सामान, रंग बिरंगे कपड़े और ऐसी चीजें जो दूर देशों से आती थी। लोग उन्हें देखकर सोचते, ये खजाना आखिर कहां से लाते होंगे? व्यापारी ऊंटों और गधों पर अपना माल लादते, रेगिस्तानी रास्तों से गुजरते और फिर फारस की खाड़ी के पार नावों में बैठकर दूर दराज की सभ्यताओं तक पहुंचते। ये सफर आसान नहीं था। तपती धूप, तूफानी हवाएं और लुटेरों का डर हमेशा बना रहता। लेकिन फिर भी मेसोपोटामियन व्यापारी जोखिम उठाते थे, क्योंकि इसी से उनके शहर अमीर बनते थे। फारस, जिसे पर्शिया भी कहा जाता था, यहाँ से तांबा और लैपिस लाजुली जैसे कीमती पत्थर आते। इनसे मेसोपोटामिया के महलों और मंदिरों की दीवारें सजती थीं। और मिस्र, जहां से लकड़ी, सोना और हाथी दांत आता, इससे जिग्गुराट और महलों की भव्य सजावट होती। नील और यूफ्रेटिस टिग्रिस, दोनों नदियां जैसे प्राचीन दुनिया की धड़कन थीं, जिससे व्यापार किया जाता था। और सबसे रोमांचक था भारत का जुड़ाव। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से कपड़े, मसाले और मोती मेसोपोटामिया पहुंचते। इसका सबूत है वहां मिले इंडस सील्स, जो यह साबित करते हैं कि दोनों सभ्यताएं हजारों किलोमीटर दूर होकर भी जुड़ी हुई थीं। सोचिए दोस्तों, आज से 5000 साल पहले जब न हवाई जहाज थे, न कंटेनर शिप्स, तब भी इंसान ने पहला ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क बना लिया था। इस व्यापार ने सिर्फ सामान का आदान प्रदान नहीं किया, बल्कि विचार और कल्चर का भी। दोस्तों, हर सिविलाइजेशन की असली ताकत उसके मंदिरों या महलों में नहीं, बल्कि उसके परिवार और समाज में छुपी होती है। मेसोपोटामिया भी इसका अपवाद नहीं था। मेसोपोटामिया के समाज को अगर आप देखें तो यह कई परतों में बांटा हुआ था। ऊपर थे राजा और पुजारी, फिर आते थे व्यापारी और कारीगर, इसके नीचे किसान और मजदूर, और सबसे नीचे स्लेव्स। यानी हर वर्ग का अपना काम था। राजा और पुजारी नियम बनाते और देवताओं से जुड़ते, व्यापारी दूर दराज तक व्यापार करते, किसान खेतों में पसीना बहाते और दास सबसे कठिन कामों में जुटते। अगर इसे भारत से जोड़कर देखें तो कुछ हद तक यह हमारी जाति व्यवस्था जैसी लगती है। जैसे ब्राह्मण जो पुजारी होता, क्षत्रिय और शासनकर्ता, और वैश्य जो व्यापारी करता था, और शूद्र जो फसल उपजता। फर्क बस इतना था कि भारत की जाति व्यवस्था जन्म से जुड़ी हुई थी, जबकि मेसोपोटामिया में यह ज्यादा पेशा और काम पर आधारित थी। अब आते हैं परिवार पर। परिवार का मुखिया था पुरुष। वो जमीन का मालिक होता, व्यापार और खेती का निर्णय वही लेता, और समाज में उसकी आवाज सबसे ऊंची मानी जाती थी। कानून भी पुरुषों के पक्ष में झुके हुए थे। जैसे अगर घर में झगड़ा होता तो फैसला ज्यादातर पुरुष के पक्ष में होता। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि महिलाएं कमजोर थीं। मेसोपोटामिया की महिलाएं कई मायनों में आगे थीं। वे जमीन और संपत्ति की मालिक बन सकती थीं, व्यापार कर सकती थीं, और कुछ तो मंदिरों में पुजारिन के ऊंचे पद तक पहुंच जाती थीं। और यही नहीं, दुनिया की पहली जानी मानी लेखिका एक महिला थी। उसका नाम था एनहेडुआना। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वह थी मेसोपोटामिया के महान शासक सार्गन ऑफ आकड की पुत्री, और साथ ही चांद के देवता नाना की पुजारिन। लेकिन महिलाओं की जिंदगी का बड़ा हिस्सा घर और बच्चों के साथ बीतता था। लेकिन ऐसे भी कई सबूत मिले हैं जहां महिलाएं बाजार चलाती थीं और बड़े मर्चेंटाइल सौदे संभालती थीं। और वहां की शादी के रीति रिवाज भी चौंकने वाला। यच मेसोपोटामिया में शादी एक लीगल एग्रीमेंट मानी जाती थी। मिट्टी की तख्तियों पर लिखे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स आज भी मिले हैं। इनमें लिखा होता था दहेज कितना दिया जाएगा, पति पत्नी की जिम्मेदारियां क्या होंगी, और अगर रिश्ता टूटा तो संपत्ति कैसे बांटी जाएगी।
इसका मतलब यह था कि महिला के अधिकार लिखित रूप में सुरक्षित किए जाते थे। अगर पति पत्नी के साथ अन्याय करता तो महिला अदालत में शिकायत दर्ज कर सकती थी। कई बार पिता अपनी बेटी को शादी में गहने, जमीन या यहां तक कि गुलाम तक दहेज में देते थे, लेकिन पत्नी की यह संपत्ति सिर्फ उसका अधिकार मानी जाती थी। पति इसे छू भी नहीं सकता था। शादी के बाद महिला का सबसे बड़ा दायित्व था बच्चों की परवरिश। अब देखते मेसोपोटामिया के बच्चों की दुनिया कैसी थी और क्या उस समय भी बच्चे खेला करते थे। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी। लड़कों को स्कूल भेजा जाता, जिसे कहते थे एडुबा हाउस। वहां वे मिट्टी की तख्तियों पर लिखना सीखते, गिनती और कानून याद करते। पढ़ाई आसान नहीं थी, गलती करने पर सजा मिलती थी। लड़कियां घर पर रहती, वे मां से बुनाई, खाना पकाना और धार्मिक परंपराएं सीखती। लेकिन कुछ लड़कियां पुजारिन या व्यापारी परिवारों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी निभाती थीं। और खेल, बच्चे खिलौनों से खेलते, मिट्टी की बनी गाड़ियां, गुड़िया और छोटे छोटे डाइस होते। जरा सोचिए, आज हमारी थाली में दाल, चावल, सब्जी और कभी कभी मटन या मछली होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है 5000 साल पहले मेसोपोटामिया के लोग क्या खाते थे? अगर उस समय आप किसी आम घर में झांकते तो सबसे पहले नजर आता रोटी का तवा, जौ और गेहूं से बनी मोटी रोटियां ही उनके खाने की नींव थीं। इन रोटियों के साथ प्याज और लहसुन खाए जाते, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी भारत के गांवों में किसान खेत से लौटकर रोटी प्याज का स्वाद लेते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प था बियर। हाँ, वही बियर जो आज बार और पब में मिलती है। मेसोपोटामिया में यह सिर्फ पेय नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। मजदूरों को तनख्वाह भी बियर में दी जाती थी। त्योहारों और मेलों में लोग बड़े घड़ों से मिलकर बियर पीते थे। तो दोस्तों, सोचिए, अगर आपको हर दिन की तनख्वाह बियर में मिले तो क्या काम करना पसंद करेंगे? और दोस्तों, सबसे एक अहम सवाल, क्या यहां भी लोग भगवान या देवी देवताओं में विश्वास करते थे, जैसे हम हड़प्पा वाली वीडियो में हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक मान्यता का जिक्र किया था? क्या वैसे ही यहां भी मान्यता था? जवाब है हाँ। और उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि बिजली की चमक, नदी की बाढ़ या सूखी धरती, सब कुछ वे देवताओं का इशारा मानते थे। उनके लिए यह सिर्फ नेचर नहीं, बल्कि देवताओं का संदेश था। उनकी आस्था बहुदेववाद पर टिकी थी, वैसे ही जैसे उत्तर वैदिक काल में बहुत सारे देवताओं को पूजा जाता था, जिसे हमने इस वीडियो में विस्तार से चर्चा किया था। हर शक्ति का अपना देवता था, जैसे कि आकाश का शासक आनु, पानी और बुद्धि का देव एनकी, और प्रेम व युद्ध की देवी इनाना के रूप में पूजा जाता था। इन देवताओं के लिए बनाए गए थे ऊंचे ऊंचे जिगुराट मंदिर। ये सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि धरती और आकाश को जोड़ने वाली सीढ़ियां माने जाते थे। लोग मानते थे कि देवता इन्हीं ऊंचाइयों पर उतरते हैं और इंसानों से संवाद करते हैं। जब कोई नया राजा सत्ता संभालता तो सबसे पहले जिगुराट पर चढ़कर बलि देता, क्योंकि उसके लिए शासन की वैधता भी देवताओं की मर्जी से आती थी। दोस्तों, जैसे सूर्य का उदय होता है तो उसका अस्त भी निश्चित है, वैसे ही हर सभ्यता का पतन तय है। मेसोपोटामिया भी इस सच्चाई से बच नहीं सकी। इसकी शुरुआत वहीं से हुई जहां से यह सभ्यता जन्मी थी, टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों से। इन्हीं नदियों ने उपजाऊ मिट्टी दी, शहर बसाए, लेकिन समय के साथ यही नदियां इसके पतन का कारण बन गईं। आर्कियोलॉजिस्ट को मिट्टी के नमूनों में यह सबूत मिले हैं कि बार बार की सिंचाई से मिट्टी सॉल्टी हो गई, खेती बर्बाद हो गई, पैदावार घटी और लोग भूख और अकाल से टूट गए। इसके साथ आया क्लाइमेट चेंज। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस समय लंबे सूखे पड़े, नदी का जलस्तर घटा और खेती असंभव होने लगी। जैसे जैसे नगर बड़े हुए, साफ सफाई बिगड़ी और बीमारियां फैलने लगी। महामारियों ने हजारों जानें लीं और लोगों का भरोसा डगमगाने लगा। जब जीवन कठिन हो गया तो लोग अपने घर शहर छोड़कर दूसरी जगहों पर बसने लगे। इससे मेसोपोटामिया के कई महान नगर धीरे धीरे खाली हो गए और इसके साथ राजा अपनी शक्ति के लिए लड़ते रहे। छोटे छोटे नगर राज्य आपस में भिड़ते रहे। जब भीतर से एकता नहीं रही तो बाहर से आक्रमण और भी आसान हो गया। यही नहीं, व्यापारिक तख्तियां भी बताती हैं कि लंबी दूरी का ट्रेड असुरक्षा और युद्ध के कारण टूट गया। बाजार सूने हो गए, गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी और अंत में आई बाहरी ताकतों की चोट ने इस सिविलाइजेशन के समूल नष्ट कर दिया। 539 ईसा पूर्व में फारस के